नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राजतिलक का है। राजतिलक में महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर शॉट आप देख रहे हैं। कई दशक लग गए, उसके बाद ये नाम मिला। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर है। तो संभाजी नगर के तमाम लोगों का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता सवाल दागेगी और नेताओं को जवाब देना होगा। देखिए, छत्रपति संभाजी नगर, ये नाम दशक के दशक लग गए पढ़ने में, क्योंकि औरंगजेब ने औरंगाबाद नाम दिया था। और एक वक्त पर जब शिवसेना धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम इसका नाम संभाजी नगर रखेंगे। लेकिन कई दशक लग गए, मुमकिन नहीं हो पाया। अब हुआ है। लेकिन असल मुद्दे जमीन पर जो जनता के हैं, क्या उन मुद्दों पर किसी पार्टी के पास वाकई समाधान है? कौन किसके पक्ष में दिखाई देता है? सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए खास मेहमान का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चूंकि एक उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का परिचय कराते हैं। इम्तियाज जलील, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार वो औरंगाबाद ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी से चुनावी मैदान में, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। अब अन्य मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के संजय कनेकर साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। पवन डोंगरे जी, जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र कांग्रेस के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजेंद्र जंजाट जी, जो कि नेता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियों में कंजूसी मत कीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर शोएब हाशमी जी जुड़ रहे हैं, जो कि नेता है शिवसेना यूबीटी के। देखिए, यहाँ पर एक अलग राजनीति चल रही है। देश में एक अलग राजनीति चल रही है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदू वोट एक हो जाए। वहीं कास्ट सेंसस के जरिए मराठा हो। अब यहाँ पर जब हम जहाँ मौजूद हैं, इससे पहले जालना की भी आप रिपोर्ट देखेंगे, तमाम जगहों पर मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण का जो आंदोलन हुआ, वहीं ओबीसी आंदोलन से उसका जो प्रतिरोध हुआ, वो भी एक मुद्दा बना है। तो अलग अलग मुद्दे पर जनता क्या कह रही है, जल्दी से आपको अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के यवतमाल। कॉटन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लगभग 80% आबादी यहाँ की ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस यवतमाल ने दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए लोगों के बीच में चलेंगे। मोदी के जमाने में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार। अंजना जी, कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ ये तो बताइए। पैसा तो 1500 दे रहे हैं, सोयाबीन को भाव नहीं दे रहे, और महंगाई कहाँ है? कांग्रेस ने वादे किए, पूरे नहीं किए। इन्होंने वादे भी किए और पूरे भी किए। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दों पर अभी बात हो रही है, ये 5 साल में एक ही बार बात होती है, जब चुनाव आता है। चुनाव एक बार निपट जाए, उसके बाद ना नेता भी नजर नहीं आते और उनके प्रतिनिधि भी नजर नहीं आते। फर्स्ट टाइम वोटर, आज सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन को? बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि काफी चीजें होती है जो हमारे सपोर्ट में है, तो बीजेपी ही ऑब्वियसली। आप बताइए। मैम, आज तक मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो पर यहाँ पे तो आपको सीएम मिलेगा, पीएम नहीं मिलेंगे। किस राजनीतिक पार्टी पर आपको लगता है कि भरोसा कर सकते? आप बोलो। बीजेपी। बीजेपी। क्यों? मोदी की गारंटी हमेशा। यवतमाल के बीच चौराहे में हम मौजूद हैं। आई लव डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप गौतम बुद्ध की भी तस्वीर देख रहे हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी देख रहे हैं। कई सारी दलित बस्तियां हैं इस यवतमाल में। आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? चुनाव पर आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव को लेकर के हम यवतमाल के अंदर में इस बार परिवर्तन की लाट देखना चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानिक जो प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ में पूरा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के महायुति के खिलाफ में पूरा वातावरण है। यहाँ काश्तकार परेशान है, बेरोजगारी परेशान है, बेरोजगार और युवक भी। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे पहले से प्रकाश अम्बेडकर जी की भी पार्टी है। आप बीएसपी की तरफ से चुनाव में? जी हाँ, बीएसपी की पर तो बेस है नहीं बीएसपी का। बहुत हो जाएगा बेस। चुनाव पे सोचा है क्या बात कर, क्या किसको वोट करेंगे, किस पर आपको भरोसा होता है? कौन सा मुद्दा है आपके लिए महाराष्ट्र में चुनाव में? हम तो बीजेपी वाले हैं भाई। यवतमाल की सड़कों पर, बाजार में, फैक्ट्री के बाहर आपने लोगों की राय जानी है। विदर्भ के इस इलाके में बड़ी चुनौती है इस बार दोनों ही पक्षों के लिए।
हैं महाराष्ट्र में मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर, और मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर अब हम विदर्भ के पश्चिमी छोर पर है, पश्चिमी सीमा पर पहुंच गए हैं। इसके बाद मराठवाड़ा हम जाएंगे। पूरा हिसाब किताब जरा आपको समझाते हैं बुल्ढाना की सीट का। यहाँ पर एनडीए का दबदबा बोलता है। लगातार 6 बार से शिवसेना के यहाँ पर सांसद चुने जाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विधानसभा चुनाव में देखें तो 7 यहाँ पर सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर एनडीए काबिज होती रही है। बीजेपी की 3 सीटें आई हैं और शिवसेना की 2 सीटें आती रही हैं। प्रताप जाधव एकमात्र जो शिवसेना कोटे के केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसी बुल्ढाना के शिवसेना सांसद हैं। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में बुल्ढाना की जनता क्या सोचती है, आइए आपको लिए चलते हैं बुल्ढाना में ये जानने कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो बुल्ढाना में भारत माँ की मूर्ति आप देख रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कई बार से सांसद 6 बार से यहाँ पर शिवसेना के चुने जा रहे हैं। आम लोग सड़क पर एक बाजार में हम लोग पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसका पक्ष भारी है। पक्ष तो अभी दोनों। जय श्रीताई शेळके। पार्टी बताइए, कौन सी पार्टी आपको लगती है? महाआघाड़ी सरकार। इस साल बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में संजू भाऊ गायकवाड़ ने बहुत सारे काम किए। पिछले 5 साल से बेहतर ये डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस लग रहा है, और शायद इस साल जनता उन्हीं को रिपीट करना चाहेगी। महाविकास आघाड़ी या महायुति, क्या सोच रहे हो? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है मैम। सीएम किसको देखना चाहते? फिर से एक बार एकनाथ शिंदे मैडम। शिंदे वो ही उन्हें। अच्छा, शिंदे साहब। क्यों? उनका काम देख के आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कभी हुआ ही नहीं। शिवसेना में उद्धव ठाकरे एक तरफ हैं, एक तरफ शिंदे साहब। उद्धव ठाकरे ने आज तक किया क्या है? क्या मुद्दे हैं बुल्ढाना? हमारे मुद्दे बोलने के संजय वो ने इतने काम कर लिए, क्या पहले पूरी उनकी हवा ऐसी थी कि भाई जात पात क्या भाई जात पाती झगड़े करते। उन्होंने 5 साल में एक जातवादी नहीं लिया, हर समाज को लेके चले। चलिए इधर कुछ ढोल नगाड़े के साथ प्रचार वगैरह भी लोगों का हो रहा है। गरम गरम पकौड़ियाँ और गरम गरम जलेबियों के साथ तो हम लोग भी मुंह मीठा करते हैं। सब लोग महिलाओं को ही रिझा रहे हैं। कोई कहता है हम 2100 देंगे, कोई कहता है 2500 देंगे। आप लोग इसको कैसे देखते? नहीं, पैसे की जरूरत से भी हमको चाहिए कि हमको सुरक्षा चाहिए, काम चाहिए और सम्मान चाहिए, ये हमारी इच्छा है। आप लोगों के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन इश्यूज क्या है? सिक्योरिटी ऑफ वुमन, दैट इज द फर्स्ट। कितना विकास यहाँ पर हो रहा है, आप लोग बताइए। क्या लगता है? हम लोग तो देख रहे हैं पिछले 2.5 साल में काफी ज्यादा विकास हमको यहाँ देखने मिला है, जो पिछले काफी सालों में हम नहीं देख पाए थे बुल्ढाना के लिए। मुझे विश्वास है कि बुल्ढाना की जनता भी महायुति के साथ में रहेंगी। विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत स्लो है, कुछ रफ्तार बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है विकास तो हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सी विकास की गुंजाइश बाकी है अभी। पश्चिमी छोर एक तरह से आप विदर्भ का कह सकते हैं। इसी के साथ विदर्भ में आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट खत्म हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे इलाके में देखें तो 35 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। 62 में से 35 सीट, और यहीं पर मुकाबला तय करेगा। जो बाजी मार ले जाएगा वो लंबे, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका पलड़ा जरूर चुनावी नतीजों के बाद 23 नवंबर को भारी हो जाएगा। बुल्ढाना में सब टाटा करो, बाय बाय करो। तो बुल्ढाना से हमारा ये चॉपर शॉट अब रवाना होने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं छत्रपति संभाजी नगर। कल्पना कीजिए, कई दशक लग गए औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनने में। औरंगजेब ने इस शहर का नाम औरंगाबाद रखा था, लेकिन अब जाकर 22 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे की सरकार ने औरंगाबाद का नाम कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर। अब देखिए, इसके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स ये समझने की जरूरत है कि AIMIM भी यहीं पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, सीट्स हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन लगातार 14 हो या 19 हो, 14 में 3 शिवसेना की, 3 बीजेपी की, 19 आते आते 3 बीजेपी की और 6 सीटें शिवसेना की। कुल मिलाकर ये NDA का गढ़ है। सब अपनी अपनी एक बिसात बिछ जाती है चुनावों के दौरान,
और सब अपनी अपनी गोटियां धीरे धीरे फिट करते हैं। कोई जाति पर गोटी फिट करता है, कोई धर्म पर गोटी फिट करता है, अलग अलग भावनात्मक मुद्दों को उठाता है। कोई मराठा आरक्षण की बात करता है, कोई ओबीसी आंदोलन की बात करता है। जनता से जुड़े असल मुद्दों पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय ना हो पाए, बस इतनी सी कोशिश रहती है। हमने इन तमाम मुद्दों पर आज घेरा असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष को, जब वो यहीं पर छत्रपति संभाजीनगर में आए थे चुनावी प्रचार के लिए। सुनिए। महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसी ही चुनावी गलियारों में आप इस वक्त देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी है हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी अपने नेताओं के लिए चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। इन सकरी गलियों से गुजरते हुए क्या संदेश है आपका? सवाल यही है कि अपनी भूमिका आप क्या देखते हैं इस इलेक्शन में? आप अपने आप को बड़ी तस्वीर में महाविकास आघाड़ी, महायुति देखते कहाँ पे? नहीं, हम तो इन दोनों का हिस्सा नहीं बन सकते। एक तो आइडियोलॉजी की वजह से, दूसरा वो लोग ये समझते हैं कि वही सब सेकुलर हैं और इसीलिए हम महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक ऑलरेडी हैं और औरंगाबाद में इम्तियाज साहब, मालेगांव और धुले, इम्तियाज साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, यहाँ के एमएलए भी थे। यहाँ पर हम लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे, तो यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और एमआईएम काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर 2 विधानसभा है, एक है सेंट्रल की, दूसरे ईस्ट पर इम्तियाज साहब और नासिर सिद्दीकी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम कैंपेन करने आए हैं और हमको यकीन है कि इस महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्पेस में हमारी पार्टी अच्छा करेगी। कब तक आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे देश में? अरे आप मेरे को पूछ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी कल क्या कहा उन्होंने? ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को और मराठा को लड़ाने की बात मोदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री रहकर। अब बताइए, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, शिंदे क्या बात कर रहे हैं, फडणवीस क्या बात कर रहे हैं, ये लोग कोई क्या आप इससे हटके बात कर रहे हैं क्या? योगी जी तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, एक होके सोचो, जाति में मत कटो। नहीं, मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, मराठा हो, हमको मिलकर इन ताकतों से मुकाबला करना। टिकट किसको दिया आपने? टिकट सबको दिया। 12 दिया मुस्लिम को, 4 दिया दलित को। आप तो अलग एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। आपने कितना, बाकी लोगों का कितना प्रतिनिधित्व किया? क्यों दिया ना, दलितों को दिया हमने, बोलकर दिया हमने। आप चाहते हैं ना मुस्लिम दलित कंबाइन? हाँ बिल्कुल हो, क्यों नहीं? सबसे कमजोर जातियां नहीं है क्या इस देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर सबसे कमजोर कौन है? किसका नेता नहीं है बताइए? यहाँ पर महाराष्ट्र में हर समुदाय का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो दलितों का नेता नहीं है और मुसलमानों का नहीं है। और तीसरी बात यह कि आज मराठाओं के पास एक बेबाक आवाज है जरंगे पाटिल की। वो बेहतरीन लीडर उनका बन के उभरा है। कैसे उभरा है? इसी तरह हम कह रहे हैं कि भाई आपको लीडरशिप चाहिए और ये एक तरीका है लीडरशिप। जरंगे पाटिल की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या मैं मानूं कि आप मराठा आरक्षण के पक्ष में? क्योंकि वो तो कहते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। हम कह रहे पब्लिक से। हाँ बिल्कुल, 27% ओबीसी के अंदर। बिल्कुल भाई, देखिए एक बात सुनिए, सरकार के पास 240 एमपी अभी, पहले 306 थे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, 50% को ब्रीच करिए। 50% को ब्रीच करेंगे आपको मिलेगा। आप ये बताइए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आप अपर कास्ट को ला लिए। जो आबादी में 20% है उनको आप 10% दे रहे हैं, जो आबादी में 80% है उनको 50% के अंदर कर दिया आप, 27% में कर दिया आप। तो ये आपके पास ये करने का पूरा इख्तियार है, आप करते क्यों नहीं? अच्छा, जहां तक ये आरक्षण की बात है, इस पर बात ही नहीं कर रहे प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बात नहीं, गरीबों से आपकी क्या दुश्मनी? अगर 10% मिल रहा है गरीबों का आरक्षण तो क्या दिक्कत है? क्या दुश्मनी? मेरी सोच ये है कि आरक्षण जो है वो गरीबी की बुनियाद पर नहीं, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर मिलना चाहिए। सारे ऐसे मराठा समुदाय के लोग हैं जो कि उस तरह से नहीं है। कहाँ, कैसे? अरे आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मराठा लोगों को दिखाऊंगा किसान कितने खुदकुशी कर रहे हैं, कितने उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही तो हम कह रहे हैं। सामाजिक बॉयकॉट थोड़ी वजह है, गरीबी वजह है ना? ना, सामाजिक बॉयकॉट की जो बात कर रहे हैं वो दलितों के लिए आती है। हाँ। यहाँ पर ओबीसी में जो बात हो रही है वो तो अदर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 15-16 को देखना है। उसमें कहाँ हो रहा है? उसमें तो बैकवर्ड है वो। तो मराठाओं को सामाजिक रूप से कौन से बहिष्कार का सामना करना? बहिष्कार का नहीं है वो। आज अगर
आर्टिकल 15 और 16 का फॉलो कर रहे, समझ नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखिए सुनिए, आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे, तो सामाजिक आधार पे आर्टिकल 15 और 16 में सोशल बाइकआउट नहीं है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर वो है बैकवर्ड। अच्छा, इन्हीं सरकारों ने रिपोर्ट बनाकर दिया ना, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, रुक जाइए, चाहे इनकी शिंदे की सरकार हो, फडणवीस ने कहा था, आज आप कैसे पीछे जा रहे हैं उससे, कैसे पीछे जा रहे हैं, हमको बताइए। अभी तो जरांगे पाटिल, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए अलग कहानी है, लेकिन डिसरप्टर आप बनना चाहते हैं, ये दिख रहा है। आप चाहते हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं उनका वोट बैंक खत्म हो, आपके लिए लोग वोट करें। अभी भी वो चैलेंज नहीं बना हुआ है आपके लिए। नहीं, डिसरप्टर बनना तो जरूरी है लाइफ में। कैसे होगा? अरे डिसरप्टर बनना, दिखाइए ना इम्तियाज भाई को, इधर दिखाइए जल्दी से, बताइए इम्तियाज भाई को दिखाइए। इम्तियाज भाई पिछले चुनाव में हार गए, अब आपने इनको विधायकी के लिए उतारा है। हाँ, पहले विधायक थे, वो पहले विधायक थे, अकेले लड़के 3.5 लाख वोट लिया हूँ मैंने। हाँ, अकेले लड़के, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे इस बार कैसे होगा? मतलब आप चुन चुन के कब तक, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 40% मुस्लिम है, इम्तियाज जलील को खड़ा कर दो, ये इलाका ऐसा है 40% मुस्लिम है, इसको खड़ा, ये डिसरप्टर नहीं हुआ ना सर? जब आप बीजेपी एक मुसलमान टिकट नहीं देती है, शिंदे का देख लीजिए परफॉर्मेंस, तो बाकी पार्टियां कौन सी दे रही हैं? 115 मिला था 14 में, 19 आते आते 78 हो गया। कोई भी पार्टी है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम हम तो दे रहे हैं, वही तो मैं कह रहा, मेरे बाकियों को नहीं दे रहे हैं ना। अरे कैसे नहीं दे रहे, दलितों को दिए हैं 4 बस। अरे बिल्कुल, 16 में से 4, 12 मुस्लिम, 4 दलित, 16 में से 4 पूरा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल है आपके, बाकी नहीं है लोग। अरे जितना हमारी स्ट्रेंथ तो लड़ेंगे। अंजना ओम कश्यप लड़ना चाहे नहीं लड़ सकते, कब लड़ेंगे बोलिए आप, कब लड़ेंगे बोलिए आप अरे देखिए जितने, दूसरी नजर जाती है दलित पर, इनको लाओ अपनी तरफ। सुनिए, जितने जर्नलिस्ट हैं ना, उनके लिए कोटा है हमारे पार्टी, इम्तियाज जलील है। अरे आप आ जाइए, आप एमआईएम से लड़ लीजिए, क्या बल्ले बल्ले मौजा हो जाएगा मेरा तो। बाकी बताइए सर, बाकी लोग का क्या होगा? सवाल उसका नहीं, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग भी अच्छा, आपके चश्मे से अगर मैं ये चश्मा लगाऊंगी तो मुझे सिर्फ मुस्लिम और दलित दिखेगा ये देश में। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है। ये चश्मा लगाने में डर लगता है मेरा, इसमें से 2 ही लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे पार्टी में यहाँ पर हमारे 28 कॉर्पोरेटर थे, उसमें हर समाज के कॉर्पोरेटर थे औरंगाबाद में, हर समाज का कॉर्पोरेटर औरंगाबाद में रहा है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे समाज को छोड़ दिए, उनको कर देंगे, बिल्कुल है। एम्पावरमेंट तो होना चाहिए ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे, और जो कास्ट सेंसस का विपक्ष रख रहा था उसको उन्होंने धराशायी किया, और वो वही नारा हर जगह पहुंच रहा है। क्या गलत है? वो कह रहे हैं देश में एकजुट हो जाओ। किसको बोल रहे हैं? अब ये तो नहीं बता रहे। नहीं, आपको पता है किसको बोल रहे हैं? कह रहे हिंदुओं को एकजुट। अब वही तो बताइए, मैं तो वो कहीं भी नहीं रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, ये प्रधानमंत्री की जबान है, जो कहा था मंगलसूत्र भैंस चोरी करके दे देंगे, कपड़े देकर पहचानो। अरे बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांट रहा है? तुम ही तो बांट रहे हो। आपने ले जाकर घर तोड़ दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब ने अपने जजमेंट में कहा कि बुलडोजर इस देश के लिए, संविधान के लिए खतरा है। आप संविधान को मानते ही नहीं हैं, आप तो ओपनली बोलते हैं कि हम इस समुदाय के खिलाफ हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा, 10 साल से क्या हिंदू समाज खतरे में है? बताइए हमको। आप सत्ता में हैं, 290 300 आपके पास एमपी, अब 240, हिंदू समाज खतरे में आप दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति पर मत बंटो, जाति के आधार पर बढ़ते हैं उनको ना घाटा होता है। अच्छा, ये बोल दीजिए कि बीजेपी बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है, बीजेपी सर्वे के खिलाफ, बोल दीजिए ना। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को मैंने पार्लियामेंट में देखा, आपने टीवी पर देखा था, छाती को टार्जन की तरह मार के बोले मैं बीसी नेता हूं। है अचानक बीसी नेता आपको याद हो गए? ये 2024 चुनाव से पहले मोदी से बड़ा बीसी नेता कोई नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि एक होंगे तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अल्टीमेटली मैं हमेशा आपसे ये सवाल पूछती हूँ हर चुनाव में, आपका रास्ता है क्या? ये रास्ता जाके पहुंचता कहाँ पे है? क्योंकि आप मतलब 2 विधायक, 3 विधायक, 1 सांसद, 2 सांसद, क्या कर लेंगे आप? अगर आप फिर खड़े किधर हैं, महाविकास अघाड़ी या महायुति?
किंग नहीं, किंग मेकर भी नहीं, तो फिर क्या? मैं उर्दू का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। रास्ता हमारा साफ है, रास्ते पे चलेंगे हम। इस रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, तो उर्दू में बोलते नशीब व फराज आएंगे, उस रास्ते में कभी रुकना पड़ेगा, मगर रास्ता तो क्लियर कट है ना, बैठने का तो सवाल ही नहीं है। यकीनन इस महाराष्ट्र चुनाव में हमारी कोशिश यही है कि हमारे कैंडिडेट जीते और दोबारा फडणवीस, शिंदे, अजित पवार की सरकार ना बने। तो किसकी बन जाए, उद्धव ठाकरे की कि नाना पटोले की? कौन बनता है क्या, ये फर्स्ट हमारा टारगेट हमारे कैंडिडेट है। ऐसे मत कीजिए कि चांद होता सूरज होता, आपको पता है ये नहीं बनेंगे तो वो बनेंगे। नहीं देखिए, नहीं सुनिए, रोज रात होती है तो चांद निकलता है, सुबह होती है तो सूरज निकलता है, तो रुकने वाली चीज नहीं है। हमारा पहला टारगेट हमारे कैंडिडेट्स हैं और हम जनता से कह रहे हैं कि आप इस सरकार को सत्ता से आने से रोकिए। आप एक बताइए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने अनाप शनाप बक दिया, उस शख्स के खिलाफ शिंदे खड़े को बोलते कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इनके पार्टी में एक एमएलए है जो कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, वो आज उनको टिकट मिलता है, उनको कुछ नहीं किया जाता। आपको मालूम इस भारत में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस एनसीआरबी का डेटा है, महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा राइट्स में जो लोग पकड़े गए महाराष्ट्र में है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं लोग, कहाँ की बात कर रहे हैं, किधर की बात कर रहे हैं? पूरा अच्छा दो टाटा एयरबस, फॉक्सकॉन, 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चला गया गुजरात में, कई हजार नौकरियां चले गए उसमें। गुजरात से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम इसलिए है कि चुनाव है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर महाराष्ट्र में आ रहे थे, बातचीत हो गई थी, अचानक गुजरात की गिफ्ट सिटी को चले गए। कैसा चले गए गिफ्ट सिटी को? महाराष्ट्र को नुकसान हुआ ना। यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क आने वाला था, मेगा टेक्सटाइल पार्क, आप अमरावती लेकर चले गए महाराष्ट्र। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसलिए नाना पटोले या उद्धव ठाकरे सीएम बन जाए? नहीं, मतलब अगर ये नहीं, अगर चांद डूबेगा मतलब चला जाएगा, सुबह सूरज निकलेगा, तो सूरज क्या चेहरा किसका? तो सूरज मेरे मुकद्दर का निकलेगा, मेरे पार्टी का मुकद्दर का निकलेगा। सीएम बनेंगे आप? कौन सीएम बनेंगे? ना, मेरी फकीरी में शाही है, मेरी फकीरी में शाही है, मुझे क्या करना है सीएम बनने से? भाई अगर हम जीतते हैं तो हम बता रहे हैं आपको, इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश यही होगी। पर आप चाहते क्या? मैं एंड रिजल्ट आपके पॉलिटिक्स का समझना चाहती हूँ। मैंने हैदराबाद में भी कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर भी मैं समझ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। आपकी एंड पॉलिटिक्स का लक्ष्य क्या है? असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे को एंड क्यों करना चाह रहे आप? काफी साल हो गए सर, अब दाढ़ी वाड़ी पक गई। आज मैं कालिक नहीं लगाता हूँ ना, मैं स्मार्ट दिखने के लिए मैं जो हूँ। दूसरे देखिए सवाल मेरी लक्ष्य ये है कि यहाँ जमहूरियत मजबूत हो, संविधान के लोगों में और यकीन और पैदा हो। और वो कैसे होगा? भारत के पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र के लोकसभा में अगर आप सिर्फ 4%, 5% मुस्लिम एमएलए जीत कर जा रहे हैं तो क्या है बताइए? फिर देखिए, आप फिर फंसिएगा, आप ये बोल के फंसने का नहीं है। आप कहते हैं पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपके टिकट बंटवारे में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? मैडम एक बात सुनिए, आप खुद नहीं दे रहे हैं, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। नहीं, एक बात सुनिए, आप 16 टिकट दिए, सुन तो लीजिए आप। जितने समुदाय हैं उन तमाम का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है। ओबीसी का आज रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट के बराबर हो चुका है। भारत की लोकसभा में मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त राजदीप जो किताब लिख रहे हैं उसमें जिक्र होगा। इसमें आप तो पहले टिकट कम देते हैं अल्पसंख्यक समाज को, दूसरा जीतते भी नहीं है। अरे अपने अंदर तो झांकिए ना सर। अरे हमको आप देखिए, आप 16 टिकट दिए, सुनिए 16 आप कितनों को दिए? सुनिए मैडम, इक्वालिटी कितना मानते हैं आप? 17% या 18% मुस्लिम आबादी? कॉन्सेप्ट क्या है? उतना ही परसेंटेज होना चाहिए। इक्वालिटी किसमें होगी? इन इक्वल्स में इक्वालिटी होगी या जिसके पास ताकतवर है? मैं जो बात कर रहा हूं, जिसकी कोई आवाज ही नहीं है, जिसको कोई जिताता नहीं है। आप 1990 में 10% जीत कर आए थे मुसलमान महाराष्ट्र में, अब आप देख लीजिए 4%, 5%, 9 या 10 जीते शायद। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कमला हैरिस के हारने की, ट्रम्प जीत गए। हाँ बिल्कुल, मैं खड़ा किया ना वहां पे, मैं खड़ा किया वहां पे, ट्रम्प जीत गया मेरी वजह से। तो ऐसे हरियाणा में कहते हैं मैं कहाँ खड़ा हुआ हाँ था, बिल्कुल नहीं हो, गए। हाँ बिल्कुल नहीं। 5 उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 5 हरियाणा में जीत गए। हाँ जीत गए, बहुत अच्छा। अगर आप उतरते तो नहीं जीतते। डर तो है ना। जैसे आप औरंगाबाद ईस्ट में नंबर 2 पे रहे, औरंगाबाद सेंट्रल में पिछली बार नंबर 2 पर रहे, आप मालेगांव और धुले जीते थे, बाइकुला की सीट पर आप नंबर 2 पर पिछली बार, 13 सीट्स पर जो विक्ट्री मार्जिन था उससे ज्यादा वोट आपको आए थे। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे ही खेल करते हैं। क्या खेल करते हैं? बीजेपी को फायदा होता है। मेरे से फायदा हो रहा, हरियाणा में नहीं हुआ।
मैं तो था ही नहीं हरियाणा में, कैसे जीत गए? हरियाणा में क्यों हारे मैं बताता हूं आपको। हरियाणा में इसलिए हारे कि देखिए, जब किसी की शादी होगी तो ही आप बोलेंगे ना कि कोई औलाद होगी नहीं होगी। यहाँ पर वो चुनाव लड़े, मैं मुख्यमंत्री, मैं मिनिस्टर, मिठाई खा लिए, एक एडवोकेट तो मैं एजी बन गया बोल के फूल का हार पहन लिए। इनके पास कोई है ही नहीं ना। बीजेपी को पोलिंग के 5 बजे तक बीजेपी से लड़ना चाहिए। ये लोग तो मिठाई खा लिए, खुशियां मना लिए, बीजेपी ने फायदा उठा लिया उसका। बहुत सी इनकी कमजोरियां थी, गलतियां थी, जिनका उनको खमियाजा उठाना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी तो लोकसभा के बाद एक बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं ना, उनको लेकर आपकी राय बदली है कि नहीं बदली? किस बारे में क्या राहुल गांधी? अरे मैडम, मैं कौन होता हूँ? मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूँ। बड़े नेता हैं, मैं बड़े हैं, मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना है? मैं अपनी पार्टी के बारे में बोलूंगा। वो हैं अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ। और आइए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। जनता सवाल पूछे उससे पहले एक एक छोटा छोटा सवाल आपसे शुरू कर रही हूँ। चुन चुन कर जहां जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है, चुनावी मैदान में आप उतरते हैं। आपने देखिए, ये सच है कि लंबे वक्त तक सेना का ये गढ़ था। आपने 19 में चुनाव जीता जब औरंगाबाद था, लेकिन अब पिछले इस चुनाव में आप हार गए। ये कब तक आप लोग गिनती करते रहेंगे? 20%, 40%, 17%, 16%, जोड़ 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 के उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे? इम्तियाज जलील साहब जी, मैंने सीखा इस वजह से है अंजना जी, और किससे सीखा आपको पता है? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो फिर दूसरे लोगों को आप क्यों कैसे शिकायत कर सकते हैं? ओवैसी जी को बुरा तो नहीं लगेगा? आप ये, मैं आपसे है से तो मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, अगर मोदी जी ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूं, तो आप फौरन है तो आप पंत प्रधान असद अवैसी तो साहब एक एमपी है, 2 एमपी है, आप हम देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्या एक जाति के प्रधान है? पहले मतलब तो 75-76 सालों के अंदर पहले तो हम 2 हमारे 2 था, आप 2 थे सांसद और 2 विधायक, अब तो एक रह गए। एक काफी होता है, जंगल में शेर काफी होते हैं मेरे। वो कह रहे जंगल में शेर काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे जंगल में एक शेर काफी होता है। देखिए, यहां पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद। हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया। और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। चलिए, अब आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी यहां पर कहां खड़ी है? ये जो लड़ाई पूरी दिख रही है, और देखिए ट्रेडिशनली आप विधानसभा की सीटों को देखें तो ये एनडीए का ही गढ़ रहा है। विधानसभा में ज्यादातर इन्हीं के विधायक बनते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? महाराष्ट्र की एक छोटी सी बात जो अभी यहाँ पर हमारे भाई ने कहा कि मैं शेर हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में सारे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स लेके जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के फेवर के अंदर, यहाँ सिद्धार्थ उद्यान की हमारी शेरनी तक गुजरात चली गई। जो हमारी टाइगरेस थी, इनको वो भी दे हैड टेकन इट टू वहां लेकर चले गए गुजरात में। मतलब जो हमारे खास तौर पे उद्योग थे वो तो गुजरात जा ही रहे, लेकिन अब जानवर भी कम पड़ रहे, वो भी गुजरात जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। पर आपको ये शेर पसंद है? ओवैसी नाम के मेरा आपको बोलना है। देखिए मैंने क्या बताया आपको? भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, ये बाद में की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे शहर की शेर नहीं गई, उसके बारे में बात करो। वो तो हम समझ गए। गुजरात चली गई, उसका क्या जवाब दीजिए? आप बताइए इस पर, क्योंकि बीजेपी ने बोल लिया है। वो कह रहे हैं ये मुद्दा बार बार विपक्ष उठा रहा है अलग अलग जगहों पर कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स क्या गुजरात जा रहे हैं। इन्होंने अभी कहा कि जंगल में शेर एक ही होता है। जंगल में शेर इसलिए एक होता है कि जंगल में चुनाव नहीं होता। अभी ये चुनाव का माहौल है, और ये कौन शेर है ये जनता बताने वाली है। इसलिए उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं कि आप गुजरात गए, गुजरात में प्रोजेक्ट क्यों गए? कि लास्ट टाइम जो एक कोई कंपनी थी वो गुजरात में गई बोल के माहौल बन गया था। जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो 12 महीने हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई नहीं, और वो कंपनी को अप्रूवल दिया गया है नहीं, इसलिए वो कंपनी गुजरात चली गई। लेकिन उसके बाद में इसी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर 50,000 करोड़ के बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए गए,
कौन से प्रोजेक्ट नाम बताइए? अभी टोयोटो का किर्लोस्कर का एक प्रोजेक्ट है, एक अथर का प्रोजेक्ट है और JSW का एक प्रोजेक्ट है। ये 3 प्रोजेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हुआ है, शुरू हुआ है? शुरू हुआ है। अभी उनको जगह भी हैंड ओवर किया गया है। अभी कुछ दिन में कंपनी का काम भी आज वो काम भी गिना रहे हैं। अब आप मोर्चा संभालिए। अंजना जी, यहाँ जो बात की जा रही है, मुझे ज्यादा मजा इस बात में आएगा कि नफरत वाली राजनीति पर मैं बात करूं। जिस तरह मोदी जी हिंदुस्तान में नफरत फैलाते हैं, उसी तरह ओवैसी जी आकर यहाँ हमारे शहर में नफरत फैलाते हैं। सबसे बुरी चीज हमें ये लगती है कि नफरत की राजनीति खत्म करना होगी, बिकॉज ये लोग जो है एक सांसद के साथ इस देश में ना हुकूमत कर सकते हैं, ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं। आज तक इनका कोई विजन भी नहीं है, इसलिए ये शेर शेरनी हा हू वाली बातें करते हैं। आप इनकी स्पीचेस देखिएगा, ये स्पीचेस में डेवलपमेंट के बजाय नान खलिया खिलाते हैं। इनकी बातों में होगा योगी नान खलिया खाएगा, ये डेवलपमेंट की बात नहीं है। बहुत शर्म की बात है। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, जिनकी तरफ आप बोलते रहते हैं वही आपको धिक्कारते हैं। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना नाना पटोले को, और चाहते थे आप उद्धव साहब को कि हमें भी शामिल करो महाविकास आघाड़ी। उद्धव साहब को मैंने कभी लेटर नहीं पटोले लिखा जी था। को, उद्धव साहब को नहीं लिखा था, कांग्रेस को और एनसीपी को लिखा था और उनसे ये कहा था कि वोट चाहिए, हमारे लीडर नहीं बनाना चाहते हैं किसी को, कुर्सी पे खुद ही बैठेंगे और हम है शतरंजियां उठाना, कब तक उठाएंगे करके उसमें, लेकिन नहीं सुने उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी हमारे जो शिवसेना के जो नेता है, जो ये पतंग है ना सर, ये पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है, बाकी तो सब जमीन में खेलने वाले है उसमें। और अगर यहाँ पे अगर लोगों को कांग्रेस वाले माइक उठाए फिर नीचे रख दिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आपको? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जनता ये डिसीजन बहुत जल्द बताएगी। ठीक है, और महाविकास आघाड़ी को ही लाएगी। सवाल पूछना चाहता है, आप पूछेंगे? छोटे छोटे हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए। जिस बात पर आप पीठ थपथपा रहे थे उसी पर पहला सवाल। मैडम, ये दोनों भी मिलकर उनको देशद्रोही करार कर देंगे उसमें कि तुमने ऐसा कैसा कहा, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, देशभक्त और देशद्रोही। इन्होंने अपनी दिल की बात कही, ये दोनों सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। आता भक्तो मैडम, चिंता करायचं नाही। अरे भाई, तुम्ही 1500 रुपये आणि लाडली बहन नाही, अरे भाई लाडली बहन आहे तुम्ही, आम्ही आहे तुमच्या क्या सोबत। सुनो, अब मेरे को बात करने दो। तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे यार, उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी के बात ये कर दिए उनकी। मैं एक बात बोलता हूं, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। माइक अंजना जी, ये शहर को पानी कब के मिल गया होता। ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है, इनसे पूछे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। आपने बोला कि मैं एक शेर हूँ, मतलब जंगल का राजा हूँ। अपने लिए नहीं, ओवैसी जी के लिए बड़ाई करते रहते हैं। हाँ, लेकिन शेर तो छोटे मोटे जानवर को खाता है, क्या आप प्रजा को खाते हो क्या? मतलब प्रजा से छीनते हो। मैं एक शेतकरी कन्या हूँ, मतलब मैं एक शेतकरी की मुलगी हूँ। आज मैं मेरे खेत 3 एकड़ खेती है, उसमें 20 क्विंटल सोयाबीन निकली है। वो सोयाबीन बस 3000 रुपए में जाती है। आज मेरी कॉलेज की फी बोली तो 80,000 और हॉस्टल की फी बोले तो 70,000 और सारे मिलकर 60,000 रुपए होता है। मतलब इनकम मेरे घर का 60,000 होता है, लेकिन मतलब मेरे पापा कहाँ से बढ़ाएंगे, मेरा ये सवाल है। जवाब दीजिए। और जो सरकारी मूल्य आपने तय किया वो भी बता दीजिएगा। वो बच्ची बता रही कीमत बहुत कम मिल रहा है। मैं भी अलग अलग इलाकों में गई, सोयाबीन हो कपास हो, दोनों के किसानों को दिक्कत। इसका बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और किसान के लिए सरकार काम कर रही है। आपने अगर देखा होगा, केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 6,000 रुपए हर किसान को देने का काम इस सरकार ने किया गया है। आप अगर देखिएगा तो 1 रुपए में यहाँ पे इंश्योरेंस देने का काम किया गया है। आप अगर देखेंगे तो इस किसान को बिजली का बिल माफ करते हुए बिजली भी मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है। किसान का स्तर बढ़ाने का काम निश्चित ये सरकार इस टाइम पे कर रही है। अंजना
अंजना जी, वो बच्ची ने जो सवाल करी है वो महाराष्ट्र के किसानों की आवाज है। मैं आपको बताऊं, 2851 किसानों ने 2023 के अंदर आत्महत्या की है। सिर्फ मराठवाड़ा की बात कर रहा हूं। और ये 6 महीने में 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने आत्महत्या की है। 1 रुपये में क्या दे रहे हैं साहब? 1 रुपये में सिर्फ जबानी घोड़े चला रहे हैं आप लोग उसमें। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि इस जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? जवाब दीजिए। ये सही बात बताता हूं। बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और निश्चित स्वरूप से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें राष्ट्रीयत्व के लिए कही गई। जो राष्ट्रीयत्व को छेद देने की बात करेगा, और ये सब हम राष्ट्रीयत्व के लिए बात की गई है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और कुछ सीखिए। और बीच में ट्रांसलेट कौन कर रहा है? ओवैसी साहब की पार्टी के नेता। हाँ, सूप तो बोले बोलने, चलनी भी दूसरे। कहावत है हमारे बिहार यूपी में। अरे कहा करते हो सर? 15 मिनट की बात करने वाले, 15 मिनट की बात। अंजना जी हमें चाहते हैं। पहले तो अंजना जी इक्वली विषय देना चाहूंगा इलेक्शन के लिए। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि ये शहर का इतिहास इतना बड़ा है पर आज भी यहाँ एक आईटी कंपनी नहीं है और हर बच्चे को मुंबई या पुणे हैदराबाद यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना चाहोगे? झगड़े करते हैं ये लोग हिंदू मुस्लिम के, इसलिए यहाँ कंपनीज नहीं आती है। सारा के सारा मामला यहीं पर आता है कि ये लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम झगड़े करेंगे बेटा तो कंपनीज कभी नहीं आएगी। इसलिए महाविकास आघाड़ी का ये एजेंडा है कि हम यहाँ पर तरक्की वाले काम करना चाहते हैं। हमारे पास विजन है, हम तरक्की करेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे। किर्लोस्कर टोयोटा का जो यहाँ पर प्लांट आ रहा है उसकी जगह एक्वायर की थी राजेंद्र दर्डा जी ने जब वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। जब यहाँ पर इन लोगों ने ना बीजेपी ने और आईटी पार्क भी लाया है बीजेपी। छोटे सवाल। मेरा सवाल था क्या राजनीति वालों को है, और एक सिटी में जब आदर्श बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजीनगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, शिंदेगढ़ वाले, एमआईएम वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किए वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा के लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। पैसे देने वाली सरकार इम्तियाज भाई की नहीं थी, वो सरकार थी, उन्होंने बराबर गरीबों के पैसे दिए। छोटे सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं एक किसान का लड़का हूँ। आपके 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी कि कर्जा माफी किसानों को करेंगी। आज तक मेरा 7 बार कोरा नहीं हुआ है, अभी तक कर्जा उस पे चढ़े हुआ है। कर्ज माफी पर जवाब। कर्ज माफी हो चुकी है और आज भी शेतकरी बहुत सारे कर्ज माफी हो चुकी है, कर्ज माफी हो चुकी है और जो भी शेतकरी है कर्ज माफी हो चुकी है। बेटा झूठ बोलना है तो इनसे सीखना, अपन ने कुछ सीखना अगर है तो झूठ बोलना सीखना इनसे। लाड़की बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट्स खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे पैसों में से हमको ये देकर हमसे वोट खरीदे। और जब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है, सो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? तो हमें खुल्लम भारतीय जनता पार्टी एक में ऐसी सरकार है जो पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया ऊपर से आया तो 20 पैसे या 15 पैसे गरीब के हाथ में गिरते थे, लेकिन अभी 1 रुपया जो ऊपर से आता है जनधन खाते में उस गरीब के खाते में जाता है।
आपने कितना ऐलान किया है, कितना देंगे आप? देखिए हमारा अगाड़ी की तरफ से, अगाड़ी की तरफ से 3,000 रुपए हाँ, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना है। 1500 और अंजना जी, 1,000, 3,000, अंजना 2,000, जी, 5,000 ये लाडली बहन योजना, पॉलिटिक्स अंजना का आप जी, लोगों ये ने। लाडली बहन योजना 3 ही महीनों के अंदर बंद कर दी गई जीआर के साथ में, मगर कांग्रेस ने आज तक जो भी स्कीम्स लाई वो कभी बंद नहीं हुई है। ये इस बात का प्रतीक है। 1 मिनट, ये जो 2 पहलू यहाँ पे बता के आप किसी पार्टी से एसोसिएटेड? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन देखिए पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ। ये जो 2 पहलू है ना, ये 2 पहलू, जैसे हमारे इम्तियाज भाई भी और हमारे ये भाजपा वाले भाई भी, ये एक सिक्के की 2 बाजू है। ये पूरे देश में एक सिक्के की 2 बाजू है। ये जो बटेंगे, ए टीम बी टीम, यस, ये टीम बी, ये बटेंगे कटेंगे, ये नहीं हो वैसी साहब, बिल्कुल भी। ये जो हमारे भाई है ना, कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस शिवसेना के साथ चले गई तो सब नहीं, जायज नहीं, है नहीं, तुमको। अगर सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ऐसा है, शिवसेना के साथ सब जायज है। हमारे भाई बोल रहे इम्तियाज भाई कि मुसलमानों ने यहाँ की छतरंजी उठाना है क्या? अगर मध्य में तुमने कैंडिडेट दिया, पूर्व में तुम खुद खड़े हैं, तो पश्चिम में तुमने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे उतनी मुस्लिम आबादी है नहीं। ए टीम बी टीम वाला आरोप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन चाहे वो रेवड़ियां हो, फैसला जनता को करना होता है। कोई आपके सामने 1500 की बोली लगाएगा, कोई 3,000 की बोली लगाएगा। आप झारखंड में जाइए, वहां पर ऐसे ही बोली लग रही है, इतने 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। फैसला जनता को करना होता है और अंततः आप ही डिसाइड करते हैं कि कौन अगले 5 साल तक सत्ता में बैठेगा। जल्दी से आपको सुना देते हैं। दरअसल देखिए, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों जिन्होंने कहा कि योगी साधु वाले कपड़े पहनकर देखिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो जिन्होंने विपक्ष को घेरा है, दोनों क्या कह रहे हैं चुनावी बिसात पर सुनिए। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है, वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को, हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो। तो कैसे ये पूरी राजनीति आगे बढ़ रही है, इन बयानबाजी से आप समझ गए होंगे। जल्दी से यहाँ से कुछ 3-4 सवाल लेते हैं, छोटा सा। मैं बीजेपी वालों से और महायुति वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिसंबर को विकलांग का नाम बदलते दिव्यांग किया था, देव का दिया, और ये भी कहा था कि स्लीपर चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। तो आज तुम लोगों ने जो तो वंदे भारत जो ट्रेन निकाले, जो आरक्षण हमें ट्रेन में कांग्रेस की सरकार ने दी थी, वो आरक्षण आज बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, हमारा आरक्षण नहीं दे रहे। और दूसरा, ये लाडली बहन योजना के लिए आपके शिंदे गवर्नमेंट ने कहा हर महीने को पैसे देंगे। जो पैसे विकलांगों को कांग्रेस की हुकूमत में मिलते रहे, वो आपके सरकार में 5 महीने से नहीं मिले हैं, और आप हर महीने को लाडली बहन को जवाब दीजिए। अभी लास्ट महीने में इनके पूरे पैसे जो महानगर पालिका ने ट्रांसफर कर दिए, इनको शायद पता नहीं होगा। एक आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन के अंदर हमने चेक ली जाके दिए। ठीक है, 2-3 छोटे-छोटे सवाल। मेरा सवाल सभी दलों से है, क्योंकि जब हम देश की बेटी की बात करते हैं तब आप उसकी सुरक्षा की बात नहीं करते, फिर वो चाहे कोलकाता की केस हो या बदलापुर की, आप किसी का एनकाउंटर करके केस को खत्म नहीं कर सकते हो। कब तक बेटियां 9 से या 10 से 7 के बाहर जाने से डरेंगी? सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां अभी शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार में हैं। सवाल हो जाने इसलिए भरना है। मैं एक साथ जवाब लूंगी, 4-5 सवाल। मैम, कहने के लिए संभाजीनगर जो है मराठवाड़ा का हब है, लेकिन यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज अच्छी है, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी है। हर बच्चे को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 70 जो ओल्ड पीपल है उनके लिए फ्री का बस का सुविधा कर दी, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या? उसी बस में कितनी गर्दी होती है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या आपने ट्रैवल का क्या मतलब पर्याय सोच के रखा है? चलिए 3-4 सवाल यहाँ से जल्दी। सेफ्टी का तो मेरे स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ पढ़ते हैं उन्होंने सवाल पूछा जा चुका है, रिपीट मत कीजिए। तो मेरा सवाल काफी हटकर है, और इम्तियाज सर से मेरा सवाल है कि सर लास्ट 2-3 महीने से ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पे लड़कियां ऑटो में अकेली बैठती हैं और उनके एक्चुअल लोकेशन से उनको डाइवर्ट करके कहीं और ले जाया जाता है। तो वुमेन सेफ्टी को लेके आप क्या और स्टेप्स उठाने वाले हैं, जरा बता दीजिए। 3-4 सवाल है, एक साथ जवाब लूंगी आपको।
अब मेरा सवाल ये है, हॉस्पिटल के ताल्लुक से औरंगाबाद का बहुत बुरा हाल है। इम्तियाज भाई ने एक जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आगे चल के शुरू हो पाएगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सारे नेताओं का ना सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए और सारे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जिस दिन इनके बच्चे सरकारी स्कूल में और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये होना चाहिए। इधर से किसी को सवाल पूछना है? देखिए, अब जो चुनाव में मुद्दे ये कहा जा रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे, तो युवाओं के रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है, या फिर ये समझा जाए कि सरकार जो है तो प्राथमिकताएं पूरी करने में असफल हुई है? चलिए अब एक एक करके सबका जवाब लेना शुरू करते हैं। आपके साथ शुरू करते हैं। आप दोनों सत्ताधारी दल की तरफ से, मतलब अभी सही सरकार तरह से हाँ। तो ये सरकार महिलाओं के सम्मान में मैदान में है। पहली बात बताता हूं, जो 50 साल में नहीं हुआ, महिला रिजर्वेशन का काम ये सरकार ने किया है। ये दूसरी बात जो महिलाओं के लिए जितने भी आरोग्य के हो, शिक्षा शैक्षणिक हो, महाराष्ट्र की तरफ से हो, केंद्र सरकार के तरफ से हो, विविध योजनाएं जितने 50 साल में नहीं हुई उतनी योजनाएं, और इसलिए योजना महिला उद्योगिनी योजना है, लेक लाड़की योजना, सवर्ण योजना, ऐसे कई योजनाएं। पहले 50 साल में पहले अखबार खोलते ही भ्रष्टाचार पढ़ने को मिलता था। एक हिंट दे दीजिए किसकी सरकार बन रही है? अरे भाई, कोरोना के टाइम आपके मुख्यमंत्री घर पे बैठे थे, तो कितने 202 टन गोल्ड मंगवाया अचानक। किस लिए? 202 टन गोल्ड जो लंदन में था उसको मंगाया गया, और वो भी सिर्फ 5 महीने पहले। क्यों? ये गोल्ड अपने गवर्नमेंट का रिजर्व गोल्ड था। भारतीय जनता पार्टी ने ये गोल्ड क्यों मंगाया? इनके सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूँ। ये खुद डॉक्टर है, ये खुद डॉक्टर है। इनको बोलिए हॉस्पिटल चलाए करके, कहाँ राजनीति के अंदर आके बैठ गए हैं करके हॉस्पिटल चलाओ। बोलो डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति संभाजी नगर की तमाम जनता ने आज सवाल पूछे हैं। कल हम महाराष्ट्र में फिर आगे बढ़ेंगे, सोलापुर जाएंगे, लातूर जाएंगे, जहां पर जनता सवाल पूछेगी। लेकिन छोड़े जाते हैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो बहुत अच्छा तबला बजाता है। तेज से बजाओ बेटा, जल्दी से। चलिए इसी के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।